क्यों अपने चेले चपाटों को आगे कर करके क्यों अनवर बादशाह उस जगह जमीन पर नहीं जा रहे? वो जगह पर जा करके बताइए कि सच क्या है, झूठ क्या है, क्लियर कीजिए। अगर उन पर आरोप लगा रहे हैं तो उसको आप उसकी सफाई दीजिए। अगर आप क्यों डर रहे हैं? आपको कौन रोक रहा है? सरकार तो आपको पूरे सपोर्ट में है। जमीर अहमद खान के साहब के तो आप गोद में बैठे हुए हैं। पूरी ताकत अनवर बादशाह के पीछे जमीर अहमद खान साहब ने लगाई है। इस वजह से कहीं ना कहीं रुकावटें पेश आ रही हैं। ये ओपन सीक्रेट है, ये कौन नहीं जानता कि अनवर बादशाह साहब को जमीर अहमद खान साहब का खुलकर सपोर्ट है। उनकी ज़मीनी चोरी करके खा करके आप कभी मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकते, और ना कभी आप मुसलमानों के रहनुमा बन सकते हैं, और ना कभी आपको लीडरशिप नसीब होगी। इसने कितना कुछ खाया होगा, कितना कुछ डुबाया होगा, किस हद तक वक्फ को बर्बाद किया होगा, और इसके पीछे कौन है, इसके सरपरस्त कौन है, ये एक जांच का विषय है। तरह का कुछ मामला है। उस डायरी में जो है इसके सरगुनाह, इसका जो सरदार है उसका नाम उस डायरी में, और बाकी सारे के जो काले चिट्टे हैं उस डायरी में आए। अनवर बादशाह कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, हालांकि पार्टी से किसी को लेना देना कुछ नहीं रहता, तो भी उन्होंने खुलकर कहा है कि अनवर बादशाह जो हैं हमारे पार्टी के कैंडिडेट हैं। देखिए, जिसका पेट दुखता है वही अजवान खाता है। शायद तो वो जो मुसलमान भाई थे मेरे, उनकी ज़मीनों पर भी आंच आ रही थी। तक यहाँ के सिटी एमएलए को जानता हूँ, उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है, दाढ़ी वाले टबगी वाले नानकड़े बर्बाद हो, दाढ़ी और टोपी वाले उसके ऑफिस पे ना जाएं। इसका मतलब ये है कि कोई भी मुसलमान मेरी ऑफिस पर नहीं आ सकता की बात करता है। कुछ गलत हो रहा है उसे रोकने का काम करता है, वो चाहे नगर शासक हो या कोई कॉरपोरेटर हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या जनता दल का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब भी मसनवाड़ा को मुसलमानों की ज़रूरत पड़ती है, वो या पीछे दरवाजे से या आगे दरवाजे से उनका इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को लाड़ प्यार कर रही है, एक पॉलिटिक्स है। ये दोनों भी अपनी अपनी जगह अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। अपने अनवर बादशाह को सर्टिफिकेट दिया है, उनको लाड़ प्यार कर रहे थे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप अनवर बादशाह के चेले चपाटे हैं। ये जो ऑडिटर, उनके ही पीरियड का था ये भी। फिर बाद में जिंदगी का मामला, ऐसे कई एक मामले, और एक बीजापुर शहर में कई एक कमेटियां हैं। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी ज़बान से परवरदिगार बोलता है, तेरी ज़बान कतरना ज़रूरी है, तुझे मर्ज है तू बार बार बोलता है। स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरे कर्नाटक स्टेट में एक हलचल सी मची हुई है कि इस बार कौन वक्फ का स्टेट चेयरमैन बनेगा। इसी कड़ी में जो है वाद विवाद जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले दिनों जो है हमारे एडवोकेट एस कादरी द्वारा भी जो चित्रदुर्ग के दादा पीर हैं उन पर कई आरोप लगाए गए थे, और इसी कड़ी में जो एक हमारे नज़र के सामने लोकायुक्त द्वारा वक्फ के जो ऑडिटर थे मोहम्मद मोहसिन झमकंडी, उन्हें एक अरेस्ट करने का, रंगे हाथ पकड़ने का भी एक जो है किस्सा सामने आया है। और जो यहाँ पर सियासत जो वक्फ को लेकर जो है एक गर्मी की जो है गर्मा गर्मी में ही चल रही है। एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ जो है इंडिपेंडेंट लोग हैं जो सरकार के अगेंस्ट जो है अली बाबा को चेयरमैन बनाना चाहते हैं। सरकार के जो मिनिस्टर हैं जमीर अहमद खान साहब,
वो जो है अनवर पाशा को चेयरमैन बनाना चाहते हैं, जबकि कई यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट हुए हैं इसको लेकर, जो है कब्रिस्तान के मसलों को लेकर जो जिंदगी में धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। पिछले 10-15 दिनों से लोग वहां पर धरने पर बैठे हैं कि कब्रिस्तान की जगह को जो है बेचा जा रहा है, जो है ये वक्फ माफिया बोलकर भी ऐसे कई आरोप लग रहे हैं। इसके द्वारा जो है कमेटी के द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जो है क्लियर किया गया है कि मोहसिन जमखंडी से जो हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन इसी कड़ी में लोगों के बीच में जो है कई सारे सवाल आ रहे हैं वक्फ की जमीनों को लेकर। ये क्या चल रहा है, हलचल सी मची हुई है। पिछले दिनों कहीं यहाँ लोगों की प्रॉपर्टीज पर वक्फ आने के बाद में कहीं यहाँ का आंदोलन हुए थे, नगर शासक द्वारा कई आंदोलन किए गए थे। इसी कड़ी में जो है आज हमारे साथ में जो एक एमएमडीसी के मुखंड सोशल वर्कर बोलो, जो आए दिन जो है इसका एक सामना करें, इनकी पूरी टीम जो जहां पर वक्फ का जो वक्फ माफिया चला हुआ है वहां पर ये खुद जा रहे हैं। वैसे जो माफियाओं को दूर करने के लिए और जो लोग धरने पर बैठे हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए जो हमारे साथ में एक मशहूर हस्ती भी कह सकते हैं या एमएमडीसी के मुखंड है, वो इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। तो उनसे हम एक खास मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि क्या ये जो बयानबाजी चल रही है, सियासत गर्मा गर्मी है, ये क्या है, इसका सच क्या है। उनसे हम इस विषय पर बात करते हैं। जो हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं हाफिज सिद्दीकी साहब, उनसे हम बात कर। सर, स्वागत है आपका हमारे यस न्यूज में। आपसे हम जो सियासत गर्मा गर्मी चल रही है वक्फ को लेकर सर, इस पर कहीं इधर से भी आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बन जाओ तो बन जाओगे खुर्शीद व मुबीन, एक बन जाओ तो बन जाओगे खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मैं कौम से दरख्वास्त करता हूँ कि एक मंच पर आके, एक स्टेज पर आकर के, एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इन वक्फ माफियाओं का सामना करे, नहीं तो बद से बदतर होंगे हालात। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, कौम एक प्लेटफॉर्म पे आए, नहीं तो और गुर्बत में जाएगी कौम और ख़त्म होने की कगार पर है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इन वक्फ माफियाओं का मुकाबला करें। जहाँ तक एस कादरी साहब का सवाल आपने किया मुझसे, वो तो एक एडवोकेट हैं, एक काबिल वकील हैं। वो वकील जो हैं राय मशवरा देने का, एडवाइस देने का पैसा लेते हैं। मैं उनको एक फ्री में एडवाइस देना चाहूँगा। आप जिस तरह की भाषा, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, भले ही उससे आपको शोहरत मिलती होगी, वाहवाही मिलती होगी, लेकिन इससे कौम का कोई भला होने वाला नहीं है। अगर वाकई में आप कौम का भला करना चाहते हैं, कौम की रहनुमाई करना चाहते हैं, तो आप ये जो शब्दों की जादूगर हैं, आप शब्दों के जादूगर हैं। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, काफ़ी दिनों से आप सियासत में सक्रिय हैं। ये कब तक आप शब्दों का जादूगरी लोगों को दिखाते रहेंगे? वकील साहब, कौम के लिए कुछ कीजिए, कौम की फलाह बहबूदी के लिए। इससे किसी कौम का भला, किसी अगर कोई गाली गलौज कर रहा है तो काउंटर में हम भी आकर उसका गाली गलौज करें या कुछ ऐल फैल बोले, उससे कौम का भला होने वाला नहीं है, उससे कुछ कौम को फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम सबको चाहिए कि हम सब मिलकर के कौम के लिए कुछ करें, एक अच्छी मिसाल कायम करें। आप तो एक वकील हैं, आपको ये शोभा नहीं देता कि किसी के बाप तक जाएं या किसी के इस पिछवाड़े पर लात मार। तो ऐसे अल्फाज से मैं समझता हूं कि एक वकील की गरिमा जो होती है उसे ख़त्म करने का, उसे बदनाम करने का कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हैं। सर, उन्होंने कहा कि आपके पास अनवर पाशा के खिलाफ कोई सबूत है तो आप आइए, बहरंग आइए उनके, तो मैं उन्हें बुलाता हूँ, बुला के आप साबित कीजिए। अगर आप अनवर पाशा 1 इंच भी जगह अगर कब्जा करें तो अभी जस्ट वहाँ से वो छोड़ देंगे, अगर नहीं करें तो आप क्या करेंगे? ऐसे वैसे बातें भी कही हैं। हमारे बेंगलुरु के अरशद साहब और उनकी टीम चित्तूरदुर्गा के कब्रिस्तान पर, जहाँ पर अनवर बादशाह साहब ने कॉलेज तामीर किया है और एक बड़ा सा लेआउट भी बनाया है, वहाँ पे वो सारे फोटोज़ और वो सारे वीडियोज़ बहिरंग हैं।
वहाँ पर जा करके वो चैलेंज कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन कब्रिस्तान को जो 6 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को अलॉटमेंट फी है वक्फ के 63 कुछ एकड़ है वो, उसमें 6 एकड़ जो है मुसलमानों को दी है, 6 एकड़ हिंदू भाइयों को दी गई है। और उसके बीच में से एक रास्ता भी जाता है, उसके बीच में से एक रास्ता जाता है, बाजू में एक डोंगर जैसा, डोंगर नुमा एक पहाड़ जैसा है। ये 6 एकड़ पर अनवर बादशाह साहब ने पूरी तरह कब्जा करके रखा है। अब वहाँ पे कब्रिस्तान के लिए कोई ज़मीन नहीं है। जब ये चीज़ हो रही थी, जब इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, तो उन्होंने इस डोंगर को, पहाड़ को जेसीबी लगा करके सीधा करके कब्रिस्तान वालों को देने की कोशिश की। वो उसमें भी फेल हो गए। पहाड़ सरकार के इसमें नहीं आता, वो किसी को भी नहीं दे सकते। पहले इस बात का इल्म अनवर बादशाह को भी होना चाहिए और उनके जो सरपरस्त हैं उनको भी इस बात का इल्म होना चाहिए। सर वो बहरंग चैलेंज कर रहे हैं कि आप आइए, साबित कीजिए, 1 इंच की भी जगह अगर अनवर बादशाह लिए हैं तो आज ही वो यहाँ से रिजाइन देंगे, छोड़ देंगे कहने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ, ये सारे फोटोज, सारे वीडियोस अशरफ साहब, हमारे बेंगलुरु के जो अशरफ साहब हैं, उन्होंने चित्रदुर्गा के मौके पर जा करके वहाँ से वीडियोस डाले हैं, वहाँ की ज़मीन के फोटोज डाले हैं। तो ये क्यों अपने चेले चपाटों को आगे कर करके क्यों अनवर बादशाह उस जगह ज़मीन पर नहीं जा रहे? वो जगह पर जा करके बताइए कि सच क्या है, झूठ क्या है, क्लियर कीजिए। अगर उन पर आरोप लगा रहे हैं तो उसको आप उसकी सफाई दीजिए। अगर आप क्यों नहीं जा रहे जगह पर, हाँ, कब्रिस्तान की ज़मीन कहाँ है दिखा करके उनको साबित कीजिए कि सब लोग झूठे हैं, मेरा झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मेरे तरक्की में रुकावट पेश कर रहे हैं, मैं जो कौम की खिदमत कर रहा हूँ उसमें रुकावट पेश कर रहे हैं। बताइए आप क्यों डर रहे हैं? आपको कौन रोक रहा है? सरकार तो आपको पूरे सपोर्ट में है। ज़मीर अहमद खान के साहब के तो आप गोद में बैठे हुए हैं। सर और आप कह रहे हैं कि अनवर बादशाह ने वो 6 एकड़ जमीन पर कॉलेज बनाया है, लेबर डाला है, तो फिर क्यों नहीं उनके ऊपर मुकदमा दाखिल किया जा रहा है? देखिए साहब, मुकदमा भी उनके ऊपर आयद हो चुका है। कैसा है, एक सरकार जो है, एक सरकार का पूरा जो तंत्र होता है, पूरी ताकत अनवर बादशाह के पीछे ज़मीर अहमद खान साहब ने लगाई है। इस वजह से कहीं ना कहीं रुकावटें पेश आ रही हैं। इस बात को ये ओपन सीक्रेट है, ये कौन नहीं जानता कि अनवर बादशाह साहब को ज़मीर अहमद खान साहब का खुलकर सपोर्ट है। कादरी साहब भी बखूबी जानते हैं। ये कादरी साहब को जो है अनवर बादशाह साहब ने आगे कर करके कहीं ना कहीं दादा पीर साहब को डराने की, धमकाने की एक कोशिश की है। उनके अल्फाज से एक आपको पता लगता है कि जिस तरह की भाषा एस कादरी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक वकील की, एक आम इंसान की भाषा नहीं है। वो पूरी तरह की से धमकी दे रहे हैं दादा पीर साहब को। और ये इस गीदड़ भपकी से, मैं जहाँ तक दादा पीर साहब को जानता हूँ, ऐसे गीदड़ भपकियों से वो डरने वाले नहीं हैं। और सर यहाँ पर अब सिंदगी की बात आती है, बीजापुर जिले के ही सिंदगी जो ताल्लुका आता है, वहाँ पर भी कब्रिस्तान के इशू को लेकर जो है काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जो एक 10-12 दिन से भी ज़्यादा वो ज़्यादा का वक्त हो गया है, अभी भी धरने पर वहाँ पर बैठे हैं। तो क्या है सर, वो असलियत उसकी क्या है कब्रिस्तान की? 5 एकड़ 29 गुंठे वो अंजुमन की प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी पर ये मौसम जमखंडी जो हाल ही में 1.5 लाख की घूस लेते हुए अपने भाई के साथ, मुजाहिद जमखंडी के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया, इसी ने एक कमेटी रच करके उस कब्रिस्तान के ऊपर आयद कर करके वहां पर 380 दुकानें अलॉटमेंट करी हैं, 380। और कब्रिस्तान की जहां तक मामला आता है, हम सबको पता है कि कब्रिस्तान में खुद इससे पहले भी दुकानें थी क्या? एक मुझे लगता, जहां तक मुझे नॉलेज है, 110 या तो कुछ छोटी छोटी रोड पर जो
महानगर पालिका की भी ज़मीन होती है, कब्रिस्तान के लग करके 100 छोटी छोटी दुकानें थी, वो कब्जा थी, छोटे मोटे कारोबार करके अपना गुजर बसर कर रहे थे लोग। उसे निकाल करके 380 दुकानों का प्रपोजल ये यहाँ के जो ऑडिटर हैं उन्हों और उनके सरप्रस्त, चंद एक सरप्रस्त हैं जो, और यहाँ की जो डेमी है, जो कमेटी है, DWC जो कमेटी है, वो पूरी तरह डेमी है, उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। अगर वो कुछ करना भी चाहें, हालांकि वो बहुत नेक और इज्जतदार लोग हैं, वो ऐसे मामलों में पड़ने वाले लोग नहीं है। DWC कमेटी, यहाँ की बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की जो DWC कमेटी है, वो बहुत ईमानदार है। जहाँ तक मैं कौसर अत्तार साहब को जानता हूँ, और कई एक मेरे अजीज़ दोस्त हैं, बशीर व्यापारी हैं, हमारे अल्ताफ़ लक्कुंडी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, समद सुतार साहब हैं, ये सब साफ़ सुथरे लोग हैं। ये लोग जो है कौम और मिल्लत की भलाई के लिए DWC कमेटी में कोई प्रेसिडेंट है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई मेंबर की हैसियत से हैं, लेकिन इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। इनको सिर्फ डमी बना के रखा गया है। पीछे दरवाजे से कहीं ना कहीं छोटे मोटे लीडरान और नकली मौलवी, नकली मौलाना इस पर काबिज होकर के इसका गलत इस्तेमाल करके इसको बेच करके कौम मिल्लत को कमज़ोर करने का और ज़्यादा गुर्बत में डालने का काम यहाँ के चंद छोटे मोटे लीडरान और चंद मौलवी कर रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि एक वक़फ़ का ऑडिटर मोहसिन जमखंडी, ऑडिटर यानी वहाँ का एक क्लार्क भी बोल सकते हैं जी। तो एक क्लार्क कमेटी बनाने का काम करेगा, वो तो सरकार बनाती है, इसके पीछे फिर कोई ऑफिसर भी होंगे, तो बड़े ऑफिसर होंगे, लीडर होंगे, तभी तो होगा नहीं। मुझे जहाँ तक वक्फ का इल्म है, यहाँ की जो वक्फ ऑफिस है, मोहसिन का नाम सुनते ही चंद लोगों की, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात को कहने में, पैंट गीली हो जाती थी, क्योंकि उस तरह का माहौल, उस तरह का डर उसने यहाँ पैदा किया था। मोहसिन साहब अच्छे नकली मौलवी, अच्छे छोटे मोटे जो वक्फ की ज़मीनी चोरी करके जो खा करके आज लीडरान का चोला पहन करके, और उनको भी मैं बात बताना चाहूँगा, आप वक्फ की ज़मीनें बेच करके खा करके, लोगों की ज़मीनी चोरी करके खा करके आप कभी मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकते, और ना कभी आप मुसलमानों के रहनुमा बन सकते हैं, और ना कभी आपको लीडरशिप नसीब होगी। ये सिर्फ आप बोलते हैं ना, छुप छुप के लीडर आएंगे, इनके हाथ से कुछ होता नहीं है, इनको एक नया पैसे की नॉलेज नहीं है, ना इनको बात करने की तमीज़ है, ना ख्यालत। ये छोटे मोटे लीडरान जो है ना, ये ऐसे ही हैं। सर, क्यों इतना एक ऑडिटर का इतना लोगों में डर है? एक ऑडिटर होने के बावजूद क्या इसके पीछे क्या मिनिस्टर थे उनके पीछे, तो कौन था, इतना डर क्यों था एक ऑडिटर का? 10 साल से वो 8-9 साल से पिछले यहीं पर थे, वो उनका ट्रांसफर नहीं किया जाता है, कमेटी द्वारा एक जो है ठराव बनाया जाता है, वक्फ वजारत के जरिए जो जमीर अहमद खान को लेटर भी दिया जाता है कि इस ऑडिटर को इसका ट्रांसफर करें, लेकिन नहीं होता। कमेटी की भी कोई वैल्यू नहीं है। सर, क्यों? इसके पीछे कोई क्या मिनिस्टर थे, इनके पीछे कोई सीएम है, कौन है? जमीर अहमद खान साहब को भी यहाँ के बीजापुर शहर की पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। जमीर अहमद खान साहब भी चंद नकली मौलवियों के जाल में फंस चुके हैं। उनको भी कहीं ना कहीं मिसगाइड करने का काम यहाँ के चंद छोटे मोटे लीडरान, चंद नकली मौलवी उनको पूरी तरह मिसगाइड कर चुके हैं। यहाँ के जो हालात हैं उससे ज़मीर अहमद खान साहब वाकिफ़ नहीं हैं, इसलिए ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं। वक्फ की ऐसी हालत हो चुकी है कि एक ऑडिटर मामूली सी छोटी मोटी कमेटी बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की घूस खाता है, तो सोच सकते हैं कि इसने कितना कुछ खाया होगा, कितना कुछ डुबाया होगा, किस हद तक वक्फ को बर्बाद किया होगा, और इसके पीछे कौन है, इसके सरपरस्त कौन है, ये एक जांच का विषय है। मैं आपके माध्यम से बीजापुर शहर की जनता को, खास करके मुसलमानों को जागरूक होने के लिए मैं अपील करता हूं, और आप सब आगे आकर के
इस कौम और मिल्लत की प्रॉपर्टी को बचाने का काम करें। बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे तो हम आने वाले दिनों में वक्फ की प्रॉपर्टी को बचा सकेंगे, उसकी हिफाजत कर सकेंगे। और एक बात आती है सर, ये ऑडिटर जो मोहसिन झुमकंडी है, इसको लेकर कमेटी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके बताया गया कि हमें कुछ भी इसके बारे में पता नहीं था, वो जो भी काम करता था एक प्राइवेट ऑफिस में करता था बोल के बताया जा रहा। लेकिन लोकायुक्त द्वारा जिनके ऊपर जो दाढ़ी की गई थी, उसके बाद में एक मोहसिन के पास एक डायरी बरामद हुई है जिसमें कई सारे नाम वगैरह बता बहिरंग नहीं किया गया। बहरहाल एक डायरी जो मिली है, क्या लगता है सर उसके डायरी में क्या है, क्या आपको उसकी जानकारी है? ये जो फिल्मों में होता है ना, लाल डायरी रहती, ये उसी तरह का कुछ मुझे लगता है, ये उसी तरह का कुछ मामला है। उस डायरी में जो है, इसके सरगुनाह, इसका जो सरदार है उसका नाम उस डायरी में, और बाकी सारे उनके जो काले चिट्टे हैं उस डायरी में आएंगे। और यहाँ जहाँ तक आपने कि बीजापुर की DWC कमेटी के जो बारे में कहा, उन्होंने ज़मीर अहमद खान साहब जो वक्फ अदालत, वो तो सिर्फ नाम को वक्फ अदालत था, वो जो आने वाले जो वक्फ इलेक्शन थे उसके प्रचार के लिए यहाँ से 2-4 डिस्ट्रिक्ट, अतराफ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ सबके मुतवल्लियों को बुला करके अनवर पाशा का प्रचार कर रहे थे। उन अनवर पाशा के लिए वोट की अपील करने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रच करके वक्फ अदालत का उसे नाम दिया था। एक्चुअली में बोले तो वो अनवर पाशा का इलेक्शन का प्रचार था। वो कैसे भी करके अनवर पाशा को इलेक्शन में जिताना चाहते थे। इसके बाद जो है वो एजेंडा भी क्लियर हो गया कि वो उन्होंने खुलकर अपने अल्फाज में भी कहा है कि अनवर पाशा कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, हालांकि पार्टी से किसी को लेना देना कुछ नहीं रहता, तो भी उन्होंने खुलकर कहा है कि अनवर पाशा जो है हमारे पार्टी के कैंडिडेट हैं। ये भी तक, ऐसी भी बात तक कही उन्होंने जो उनको नहीं कहना चाहिए था, इसका भी लिहाज नहीं रखा उन्होंने। सर और एक बात, ये वक्फ अदालत जो ज़मीर अहमद खान ने पिछले दिनों बीजापुर में की थी, वक्फ अदालत के बाद फौरन यहाँ के नगर शासक द्वारा कहीं यहाँ पर आंदोलन किए गए, रात दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, कहीं मुसलमान जमात पर मुसलमानों पर आवाज़ उठाए गए। जमीन को लेकर उस जो आंदोलन में थे कई मुसलमान भी बसनगौड़ा पाटिल के साथ में जो है उस आंदोलन में शामिल रहे। क्या लगता है सर, ये क्या एक षड्यंत्र है, क्या हिंदू मुस्लिम को अलग करने की कोई साजिश थी, क्या ये वक्फ अदालत का, क्या इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ सर? वक्फ की आड़ में चंद वक्फ माफिया जमीनों को लूटने का काम करना चाह रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि हम जो अतराफ के करिए हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं, उस पर अगर वक्फ का नाम चढ़ा करके ये वक्फ की प्रॉपर्टी है बोल करके अगर घोषित करेंगे तो किसान खामोश रहेंगे, ऐसे ही उठा करके वक्फ को दे देंगे, फिर हम पीछे दरवाजे से इन ज़मीनों को बेच करके खाएंगे। एक ऐसी बहुत बड़ी वक्फ माफिया की एक चाल थी। उस चाल को यहाँ के, मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता उनका, उन्होंने DC ऑफिस के सामने एहतजाज करके रात दिन वहाँ पर बैठ करके इस चीज़ को रोका और उसमें कामयाब भी रहे। और जहाँ तक आपने कहा कि उनको मुसलमानों का भी सपोर्ट था, देखिए जिसका पेट दुखता है वही अजवान खाता है। शायद वो जो मुसलमान भाई थे मेरे, उनकी ज़मीनों पर भी आंच आ रही थी, तो इस वजह से उन्होंने एक प्लेटफॉर्म देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने वाला कौन है, क्या है। भाई हमारी लड़ाई लड़ रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, हम उसके साथ में एहतजाज करेंगे, उसका साथ देंगे, बस इतनी सी बात है। मैं जहाँ तक यहाँ के सिटी MLA को जानता हूँ, उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है, दाढ़ी वाले टबगी वाले नानकड़े बर्बाद दो, मेरी ऑफिस के नज़दीक नहीं आना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दाढ़ी और टोपी वाले उसके ऑफिस पे ना जाएं। इसका मतलब ये है
कि कोई भी मुसलमान मेरी ऑफिस पर नहीं आ सकता। हाँ, जो कम्युनिटी को छोड़ करके अपने मफाद के लिए जा रहे हैं उनको अपना मफाद मुबारक। कम्युनिटी इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। इन्हों ये जो मफाद परस्त लोग हैं अपने मफाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उनको कम्युनिटी देख लेगी वो एक अलग मसला है, उसके लिए एक अलग चर्चा का विषय है। जहां नगर शासक द्वारा जो आंदोलन किया गया वो सही है या गलत? देखिए, अगर किसी के हक के लिए कोई एहतजाज करता है या किसी के हक की बात करता है, कुछ गलत हो रहा है उसे रोकने का काम करता है, वो चाहे नगर शासक हो या कोई कॉरपोरेटर हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या जनता दल का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर बात सही है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। सही को सही और गलत को गलत करने का मादा हम सब में होना चाहिए। और सर वहाँ पर तो उन धरने में दाढ़ी और टोपी वाले जैसे कि कह रहे थे कि नगर शासक द्वारा उन्हें पहले बयान दिया गया था, लेकिन वो साथ में थे, उनको तो उन्होंने नहीं बोला कि आप मत आइए हमारे साथ, बोल रहा नहीं। देखो, हाल ही महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ, उसमें भी कई एक मुसलमान एक बुरके वाले भी थे, एक टोपी वाले भी थे, उनको सपोर्ट किए। जब जब भी मसनवाड़ा को मुसलमानों की जरूरत पड़ती है, वो या पीछे दरवाजे से या आगे दरवाजे से उनका इस्तेमाल करते हैं, उनका सपोर्ट लेते हैं। और ये देखो, मैं शकील भाई आपको ये साफ अल्फाज में कहना चाहूँगा, ये एक पॉलिटिक्स है, ये दूसरा कुछ नहीं है। ना बसवनगौड़ा हिंदुओं के हितैषी हैं, ना कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को लाड़ प्यार कर रही है। एक पॉलिटिक्स है। ये दोनों भी अपनी अपनी जगह अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। बस मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि भाई ये सियासत है, हम इससे कैसे फेस करें, इससे लड़ करके अपनी कौम को कैसे आगे बढ़ाएं, ये मुसलमानों को सोचने की जरूरत है। सर और एक जो यादगिरी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा भी एक बयान दिया गया था, आपने सुना होगा सर, उन्होंने भी कई बयान में कई सारी बातें कही थी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वहाँ के वक्फ के चेयरमैन हैं ज़हीरुद्दीन साहब, शायद उनको पूरी नॉलेज नहीं है दादा पीर साहब के बारे में। पहला जो उनके बारे में जो चैलेंज किया था यहाँ के जो काबिल वकील हैं एस कादरी साहब, उन्होंने किया था, ना कि दादा पीर साहब ने एस कादरी साहब को चैलेंज किया। इनकी नॉलेज थोड़ा कम है ज़हीरुद्दीन साहब की, और जिस तरह की भाषा, जो डराने धमकाने के जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे ज़हीरुद्दीन साहब, आप एक वक्फ के चेयरमैन हैं, आप ज़बान को लगाम दे करके शब्दों का चयन, अल्फाज को जो सही तरीके से आप देखिए, आप बोल रहे हैं कि चेले चपाटे हैं। आप किसके चेले चपाटे हैं ये मुझे इस माध्यम से बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आपने अनवर बादशाह को सर्टिफिकेट दिया है, उनको लाड़ प्यार कर रहे थे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप अनवर बादशाह के चेले चपाटे हैं। आप किसके, देखिए एक बात साफ है, सच कभी भी खामोशी से अपनी बात रखता है, लेकिन झूठों को चिल्ला चिल्ला कर बताना पड़ता है कि यह सच है। झूठ को सच करने के लिए ताकत की ज़रूरत लगती है, ज़बान दराजी की ज़रूरत लगती है, लेकिन सच कहने के लिए ज़बान दराजी की ज़रूरत नहीं है। हम खामोशी से अपनी बात को रखेंगे और सच का साथ इंशाअल्लाह ताला आगे भी देते रहेंगे। ये वक्फ की ज़मीनें जहाँ जहाँ भी काबिज करके ये वक्फ माफिया जो बैठा है, उनके चुंगल से इंशाअल्लाह ताला निकाल के रहेंगे। और एक अहम, इस मुद्दे की अहम और कड़ी बात जो अभी आने वाली है कि वक्त के जो है स्टेट के इन चुनाव हो चुके हैं, अभी सरकार के द्वारा भी नॉमिनेट मेंबर्स भी बनाए गए हैं। अब आती है बात चेयरमैन की। एक तरफ जो है सरकार की तरफ से आपने बताया कि
सरकार की तरफ से ही चुने गए जो है अनवर बादशाह हैं, और दूसरी तरफ जो खुद के बलबूते पर सरकार के अपोज में जैसे कई लोगों ने उनकी पीछे से मदद करके उन्हें जो है एक सरकार के विरोध में जिन्हें जीत कर लाया, अली बाबा गुलबर्गा की जो सज्जादा नशीन साहिब हैं, वो दोनों के बीच में भी चली है। तो सज्जादा जो अभी वहाँ के वक्त के चेयरमैन है, किसे बनाना चाहिए? देखो शकील भाई, लास्ट टाइम का पीरियड तो जो था अनवर बादशाह साहब का, उन्होंने क्या क्या किया है वो मंजर आम है। उनके ही पीरियड में ये जो चित्रदुर्गा की ज़मीन का जो कब्ज़ा हुआ है, ये उनके ही पीरियड में उन्होंने किया है। फिर उसके बाद बीजापुर शहर में ये जो ऑडिटर, उनके ही पीरियड का था ये भी। फिर बाद में सिंदगी का मामला, ऐसे कई एक मामले, और एक बीजापुर शहर में कई एक कमेटियां ही, जहां पर एक कमेटी को तोड़ करके दूसरी कमेटी को बना करके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो अंग्रेज जो अपने दौर में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ा करके खुद राज किया करते थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वैसे ही चंद लोग, चंद छोटे मोटे लीडरान और चंद नकली मौलवी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके दो दो कमेटियां बना करके उनके अंदर डिस्प्यूट पैदा करके केस दर्ज करा करके एडमिनिस्ट्रेटर को लागू कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लागू होने के बाद अपना आदमी को एडमिनिस्ट्रेटर बना करके कहीं ना कहीं पीछे दरवाजे से ये नकली मौलवी जो हैं, जो छोटे मोटे लीडरान हैं, राज कर रहे हैं। लड़ाओ और हुकूमत करो, इस तरह की पॉलिसी इन लोगों की चल रही है। बीजापुर शहर के मैक्सिमम मस्जिदों में, दरगाहों में डिस्प्यूट चल रहे हैं, और ये सब के पीछे चंद ही लोग हैं। ये ज़मीर अहमद खान साहब को भी ये बात की इसका इल्म नहीं है। ऐसे जो इख्तलाफात बीजापुर शहर में आए दिन बढ़ रहे हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, इस पर भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। ज़मीर अहमद खान साहब को मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, कम से कम एक बार बीजापुर शहर में आम जनता लगा करके हम जैसे लोगों को बात करने का मौका दें। हम जैसे लोगों को जो भी बीजापुर शहर के वक्फ में मसले मसाइल हैं आपके सामने रखें, इसका मौका दें। मैं आपके माध्यम से ज़मीर अहमद खान साहब को गुजारिश करता हूं। सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं आपने मुझे बात करने का मौका दिया। मैं आखिरी शेर के साथ में मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी ज़बान से परवरदिगार बोलता है। तेरी ज़बान कतरना ज़रूरी है, तुझे मर्ज है तो बार बार बोलता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है। इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे। ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।